नमस्कार, कल का बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो कल का बाजार, जहां पर हम कराते हैं कल के बाजार के लिए आपकी तैयारी, खास तौर पे ताकि आप करें मुनाफे वाले सौदे और बचे किसी भी अनिश्चितता से या घाटे से। और आप कहां पूछते हैं अपने सवाल, तो नंबर है आपके सामने 7045220000। ये व्हाट्सएप नंबर है जो कल की तैयारी के लिए आपके लिए एक बड़ी कुंजी है। यहां अपने सवाल भेजिए, हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इसके अलावा आपका पसंदीदा शो इस वक्त ट्विटर यानी कि आज के एक्स के ऊपर लाइव है, साथ ही फेसबुक पर भी आप इसे लाइव देख पाएंगे, तो वहां भी हमारे साथ जुड़ें और सीधे सवाल पूछें। कमेंट बॉक्स में जाएं, अपना सवाल टाइप करें और वो सवाल हम लेंगे अपने मेहमान के साथ आपके लिए खास राय बाजार के ऊपर। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं वो हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरविंद्र श्रीवास्तव जी। सरविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। तो सरविंद्र जी से ढेर सारी बातें होंगी, बाजार का हाल जानेंगे, आपके सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको आज के बाजार की तस्वीर दिखा देते हैं। तो देखिए, आज बाजार में एक झटका आया, एक सुनामी आई, इनफैक्ट जो जापान की तरफ से आई थी। वहां पर कई सालों बाद, इनफैक्ट 17 साल बाद जो ब्याज दरें बढ़ने की खबर आई, उसने मार्केट को थोड़ा मायूस किया। उसके बाद टीसीएस ब्लॉक डील और तमाम वो चीजें मिलकर आज बाजार को गोता दे गई। 1% से ज्यादा गिर गए सेंसेक्स और निफ्टी। सबसे ज्यादा मार जिन सेक्टर्स पे पड़ी उनमें आईटी एक रहा, लेकिन ओवरऑल बाजार को आज पूरी तरह से नीचे खींच ले गया। अच्छा, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप की जो स्थिति है वो बदस्तूर जारी है। तो आज का दिन बाजार के लिए बहुत अच्छा रहा नहीं और भारी गिरावट पर बाजार बंद हुआ है। एफआईआई और डीआईआईज ने आज क्या क्या किया वो भी आपको दिखा देते हैं, किस तरह का उनका इस बाजार में पोजीशनिंग रही, किसने। तो चलिए वो डेटा आपके पास थोड़ी देर में लेकर आएंगे, लेकिन पहले सबसे पहले आज के बाजार पर एक त्वरित टिप्पणी लेते हैं सरविंद्र से। तो सरविंद्र, आज के मार्केट को आप कैसे देखते हैं? ये वन ऑफ डे था या फिर इसका असर एक दो दिन तक दिखाई देगा? बहुत बहुत नमस्कार विपिन जी, और सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, थॉट यही है कि देखिए प्रेशर आज बड़ा की लेवल, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार के कुछ मीडियम टर्म टूट गए हैं। तो 40 दिनों का एवरेज अगर आप देखें, 20-40 दिन का हम एवरेज देखते हैं शॉर्ट और मीडियम टर्म, तो आई थिंक मीडियम टर्म एवरेज के नीचे आज डिसाइसिवली निफ्टी ने बंद किया है। और ये बंद तकरीबन अगर आप देखें तो लास्ट 3-4 महीनों के बाद, 3-4 महीनों के बाद आपको ये दिखेगा कि उन इंपॉर्टेंट मीडियम टर्म सपोर्ट्स को आज निफ्टी ने तोड़ा है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी कहीं वीक चल रहा था और बैंक निफ्टी ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ऊपर के निकाल नहीं पाया था। जब निफ्टी ने नया हाई मारा तो बैंक निफ्टी नया हाई नहीं मार पाया। तो आई थिंक सारा समीकरण जब लेते हैं और लास्ट 10-12 दिन का ब्रेथ देखते हैं तो लगता है कि भाई वीकनेस तो अभी है, और जब तक कोई रिवर्सल का साइन नहीं हो, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, हमेशा ये कहा जाता है कि भाई आप ट्रेंड के साथ रहें, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड अभी नीचे का है, शॉर्ट टर्म आप देखिए या आप मीडियम टर्म देखिए, दोनों केसेस में मुझे लगता है कि प्रेशर में भी 2-4-5 दिन 10 दिन और यहाँ पे बना रह सकता है दोनों इंडाइसेस के ऊपर। तो चलिए, दोनों इंडाइसेस के ऊपर अगले 5 से 10 दिन तक इस तरह का प्रेशर रह सकता है। कई अहम लेवल ब्रीच होते हुए दिखाई दिए, इसलिए बाजार में थोड़ा सतर्क होके कारोबार करना होगा। अच्छा, क्योंकि हाँ जी, चलिए वो डेटा आपको दिखा देते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। तो डायरेक्टर साहब लेकर आ गए। एफआईआईज की खरीदारी आज रही 1421 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा। डीआईआईज ने भी खरीदे कि मार्केट नीचे गिर रहा था, दोनों को ही लगा कि थोड़ा थोड़ा तो हम खरीद लें। तो इससे जो ये खरीदारी आपको दिखाई दे रही 7,000 और ऑलमोस्ट 7,500 डीआईआईज और 1,500 के आसपास एफआईआईज, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, नहीं तो वो आपको नंबर्स और ज़्यादा गिरावट के दिखाई देते हैं यहाँ पर। अब चूंकि आने वाले कुछ एक दिन शायद थोड़े सतर्कता भरे हो सकते हैं, ऐसे में ट्रेड भी आपको सतर्क होकर करने होंगे। सिलेक्टिव ट्रेड्स की बात रहेगी। सरविंद्र से पूछते हैं, वो अपने कुछ टॉप पिक्स यहाँ हमें बताएंगे कि सरविंद्र, किन शेयर्स पे आप ध्यान रखेंगे आने वाले 2-3 दिनों में? देखिए, एनर्जीज में काफी बढ़िया मूवमेंट है। क्रूड में आपके चैनल पे ही हम 70-72 के लेवल से बोलते आ रहे हैं कि भाई WTI 95 और ब्रेंट तकरीबन 100 के आसपास उन आंकड़ों पे पहुंच जाएगा। आधा रास्ता तो पूरा कर लिया है, आधा रास्ता और बाकी है ऊपर में। तो आई थिंक एनर्जी कॉम्प्लेक्स में थोड़ा बुलिशनेस रहेगी। तो यहाँ मुझे लगता है कि कोल इंडिया जो अपने मीडियम टर्म लेवल्स को होल्ड किया है गिरते हुए बाजार में, जहाँ की बाजार ने लेवल्स तोड़े वो उसने नहीं तोड़ा। तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया में एक अच्छा बेस बन गया है। 400-405 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। तो नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए मुझे लगता है कि अच्छा पुल बैक आया यहाँ, तो 430-435 के स्तर भी यहाँ पे कोल इंडिया नेक्स्ट 2-3 सत्रों में ऊपर में छू सकता है। तो आई थिंक किसी को करना है तो 405 के नीचे आप एक स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर में आपको 430-435 के स्तर रहेंगे कोल इंडिया के लिए। अब रही बात, जब पूरा मार्केट का ब्रेथ थोड़ा नेगेटिव है तो 2 ट्रेड मेरे जो 3 में से 2 ट्रेड थोड़ा बायस दिखाते हुए कि भाई हल्का सा रुझान नेगेटिव है, बाकी दोनों ट्रेड नेगेटिव साइड में है। टाटा स्टील हमें जहां लगता है कि ये पुल बैक कंप्लीट हो गया,
आज का जो नेगेटिव क्लोज आया, इसमें मुझे लगता है कि पिछला जो लो था वो कहीं दोबारा चैलेंज हो जाएगा और पॉसिबली टूट जाएगा। 139 वाला लो जो है इसका, वो टूट जाएगा। तो आई थिंक नीचे में कहीं 136 137 के स्तर भी यहाँ टाटा स्टील के आते हुए दिखने चाहिए आपको। आज के हाई के ऊपर आप कहीं आज यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। मेरे हिसाब से आप 153 के ऊपर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे में 136 137 के टारगेट्स के लिए टाटा स्टील को जरूर नजर में रखेंगे। और एबी कैपिटल, यहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ तो मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और अब लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास से भी आज सेलिंग आ गई है। तो यहाँ लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस और कैरी फॉरवर्ड पॉसिबली हो जाएगी। यहाँ हमें लगता है कि कहीं 155 का स्तर नेक्स्ट 2 से 3 दिन में स्टॉक नीचे में छू सकता है। तो 11-12 रुपए की गिरावट और पॉसिबल है यहाँ पे। अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आप यहाँ पे 176 के ऊपर 176.40 पे आप एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखेंगे। चलिए जी, तो कोल इंडिया जहां पर एक पॉजिटिव बायस देखने को मिल सकता है, क्यों? क्योंकि क्रूड की चाल बदल गई है, तेजी की तरफ ऊपर बढ़ रहा है। तो 430 435 तक के टारगेट्स देख रहे हैं। कोल इंडिया के अंदर 405 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। खरीदारी की सलाह कोल इंडिया में सर्वेंस की तरफ से, लेकिन दो शेयर ऐसे जो उनको लग रहा है कि अब जैसा बाजार का मूड माहौल है थोड़ा नीचे की तरफ गिरने जा रहा है। आदित्य बिरला कैपिटल, यहां पर सेल की सलाह आपको 155 तक के लेवल नीचे की तरफ दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस 176.40 का जरूर लगा लीजिएगा। और साथ में टाटा स्टील, यहां पर भी सर्वेंस को लग रहा है 136 से 137 तक ये नीचे जा सकता है। यहां स्टॉप लॉस 153 का होगा। तो दो शेयर नीचे की तरफ, लेकिन कोल इंडिया कुछ ऊपर की तरफ। चलिए, ये बात हो गई। कल या आने वाले 1-2 दिनों में आप क्या ध्यान रखेंगे बाजार में, किन शेयर्स पर रहेगा फोकस? अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। धीरज शर्मा हमारे साथ, हमारे पहले कॉलर आ गए फोन लाइन पर। धीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। चंडीगढ़ पंजाब से बोल रहे हैं। फटाफट बताइए कौन से शेयर्स हैं, कितनी मात्रा है, किस भाव पर लिए हैं? नमस्कार सर। सर मेरे पास राजौरी बायोटेक है 1000 रुपीज के अकॉर्डिंग, और 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है मुझे परचेज किए हुए। मेरे इसमें 2 इंक्वायरी है। एक तो मैं इसको होल्ड करूं, मेरा मतलब रेट आने तक के लिए वेट करूं, कितना टाइम वेट करूं, या उसमें से शिफ्ट करके मैं एसबीआई या कोचिन शिपयार्ड उसी प्राइस में जो इस वक्त चल रहा है, ये अभी राजौरी जैसे 693 चल रहा है, तो उसी प्राइस में कोई और शेयर खरीदूं जो मुझे मतलब अपना पैसा रिकवर कर दे। ठीक है, बताते हैं आपको। तो राजौरी बायो, यहाँ पर नुकसान हो गया जी, 310 रुपये प्रति शेयर का। क्वांटिटी भी अच्छी खासी 200 रुपये की है। 1003 में खरीदा था। तो सर, पहला तो राजौरी बायो, और दूसरा जो उनका सवाल है कि अब कोई ऐसा शेयर बता दें जो इसी भाव पे मिल जाए और थोड़ा घाटा पूरा कर दे। देखिए, पहले सवाल में इसमें इनको ये बोलूंगा कि 2020 के बाद से इसका डेटा है। पॉसिबली लिस्टिंग के बाद कहीं ये उसके बाद इन्होंने कहीं लिया है और अब 2-2.5 साल से पॉसिबली केवल गिरावट की चाल रही है। पहला एक जो बेस बना एक 540 के आसपास, और वहां से जो इसने 900 रुपए की एक चाल दिखाई है, वो डेफिनेटली इंकरेजिंग है। तो इस स्टॉक को, क्योंकि डेटा कम है, 3 से 6 महीने में ही पहले सोचेंगे, तो 3 से 6 महीने के रिस्क रिवॉर्ड्स के हिसाब से मुझे लगता है कि 700 रुपए के आसपास और 660 रुपए के आसपास, तो 660 टू 700 की जो एक अच्छी सपोर्ट एरिया की रेंज बन गई है यहाँ पे। तो अब विद इन दैट टाइम फ्रेम आई थिंक आप लिस्ट रिस्क एरिया में है, तो आप यहाँ बने रहेंगे और उछालों का वेट करेंगे जज करने के लिए कि उछाल कितना अच्छा या कितना बुरा है। तो आई थिंक उछाल तो इनको यहाँ एक मिलेगा। उस उछाल में तकरीबन 800-830 के स्तर तो आएंगे, ऐसा मेरा मानना है 3 से 6 महीने में। और उस उछाल की क्वालिटी देख के मैं इनको आगे बता पाऊंगा कि इनको क्या करना चाहिए। बट फिलहाल मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। और दूसरे सवाल का जवाब यही है, क्योंकि ट्रेड में बने रहना है और वो स्विच की जो ये बात कर रहे हैं, आई थिंक ऑलरेडी इसमें इन्होंने टाइम दे दिया है और स्टॉक कहीं पक चुका है, तो शायद चल जाए। तो मेरे हिसाब से इसी में बने रहें और स्विच की ना सोचें अभी। बढ़िया सलाह राजौरी बायो में, एकदम साफ, क्रिस्प और क्लियर कि आप इसमें बने रहिए। 3 से 6 महीने का वक्त दीजिए। 830 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके पास 660 से 700 के बीच में। बने रहिए सर इसके अंदर, और बने रहेंगे तो फिलहाल दूसरी कोई चीज़ सोचने की जरूरत है नहीं। राजौरी बायो के बाद अब हम आगे चलते हैं। प्रथम जैन साहब आगरा से कॉल कर रहे हैं हमें। प्रथम साहब, बहुत स्वागत है आपका। अपने स्टॉक्स बताएं। जय जिनेंद्र सर। हाँ जी। NFL है 100 at 80 रुपीज। ठीक है, NFL है आपके पास 100 शेयर 80 रुपए के भाव पर, और यहाँ पर 7 रुपए का फायदा है। ठीक है, क्या फायदा और बढ़ेगा, क्या हो सकता है? NFL पे क्या राय रहेगी सरविंद्र? देखिए, मेरे पास इनके लिए एक सवाल रहेगा। इसी गिरावट में लिया है कि कहीं पहले से होल्ड कर रहे थे? तो पहले से। तो आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हुआ था। आई थिंक 130-132 के लेवल्स मुझे दिख रहे हैं। आई थिंक डेफिनेटली आपके ऑलमोस्ट पैसे डबल हुए थे। यहाँ मेरे हिसाब से आपको थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए था। अब फिलहाल क्योंकि ऑलरेडी आप आ गए हैं नीचे, आई थिंक फिलहाल तो मेरी राय यही रहेगी कि कॉस्ट टू कॉस्ट एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें
और इस स्टॉक को वापस एटलीस्ट 15-20 वर्किंग डे और दे दें। मुझे यहाँ पे भी लगता है कि काफी बड़ी गिरावट के बाद एक डिसेंट बाउंस मिलेगा और शायद आपको अच्छे लेवल्स मिल जाए प्रॉफिट बुक करने के लिए। 100-105 के लेवल्स भी पॉसिबली बाउंस बैक में आ जाएं, तो 15 से 20 दिन तक मेरी राय है कि एनएफएल को इनको होल्ड करना चाहिए। चलिए जैन साहब, तो एनएफएल को होल्ड कीजिए। और जितना मुझे लगा शायद आपने शुरू में ग्रीट किया था जय जिनेंद्र के नाम से, मैं क्लियर ऑडियो नहीं सुन पाया, तो जी हाँ जय जिनेंद्र, और एनएफएल को होल्ड करने की सलाह। और सही बात है, यहाँ अगर 132 तक गया तो थोड़ी सी बस आपसे मिस हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, फिर 100 तक जा सकता है, तो उतना ही मुनाफा लीजिएगा, होल्ड कीजिए। 105 के टारगेट के लिए इंतजार थोड़ा रहेगा, लेकिन आप मुनाफे में ही यहाँ से निकलेंगे। राइट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संजय वर्मा जम्मू से हमें कॉल कर रहे हैं। संजय साहब, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या पूछेंगे। नमस्ते सर, थैंक यू एंड आई एम रियली आप लोगों को सवेरे से शाम तक देखते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सवाल मेरा ये है जी कि आर यू एबल टू हियर मी सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सर। मेरा सवाल ये है, मैंने 10% जो मेरा पोर्टफोलियो है ना, उसमें डॉक्टर पैथ लैब में लगाया था। 210 मेरे पास शेयर हैं, 2473 का एवरेज है। ओके। और मैं इसको काफी देर से आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज आपने मेरा सवाल लिया, थैंक यू। अब ये है कि इसमें लॉस बहुत ज्यादा है। मैंने देखा आज ये 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा था। आई डोंट वांट टू बुक दिस लॉस, बट आज मानस जी ने उसमें व्यू दिया था कि 1850 तक जाएगा, पर मैंने कहा गट फीलिंग थी नहीं बेचना है इसको, तो आई केप्ट, और ये 2000 के ऊपर चला गया आज। तो मुझे इसमें साउंड एडवाइस चाहिए। जो आपके एक्सपर्ट हैं इनको मैं बहुत देखता हूँ, he is really very knowledgeable person, so I will be very happy if he answers my this first question, thereafter I will ask another question. तो सरविंद जी, एक बहुत तगड़ी यॉर्कर आपकी तरफ आई है, अब आप इसे कैसे खेलेंगे, कि आप बताइए क्या करें डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में। ये देखिए, पहले तो हमारा शो देखते हैं और हम लोग को लाइक करते हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक हम सारी मेहनत जो कोशिश यही करते हैं कि भाई लोगों के काम आए और दिल से राय देते हैं, बिल्कुल भी बायस नहीं लेते, तो दिल से राय देते हैं तो फिर लोगों को अच्छी भी लगती है जी। अब जहां तक रही इनके स्टॉक की बात, आई थिंक इनको और भी एक राय इसमें मिली हुई है, तो वो राय भी सराखों पर। बट मेरा थॉट यही है कि भाई इन्होंने इसको टाइम दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से मेरा भी मानना यही है कि पुल बैक का तो वेट करें। ये जो थोड़े से स्टॉक ऐसे हैं जो ओवरसोल्ड हो गए हैं, अब देखिए ऑलमोस्ट 2700 से गिरते गिरते 2000, आई थिंक एक बाउंस बैक तो आपको मिलेगा। और जैसे मैंने भी पिछले एक स्टॉक के लिए बोला, क्वालिटी ऑफ द बाउंस बैक विल टेल अस, मतलब वहां से हमको एक क्लैरिटी आएगी कि भाई क्या तो बेस बन चुका है या एक ये बाउंस बैक ही है। तो अगर खाली बाउंस बैक भी लगा हमको, तो भी आपको शायद 200-250 रुपए और ऊपर एक चाल यहाँ मिल जाए। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि 2250-2300 के स्तर तो बाउंस बैक में आ सकते हैं, बनिस्बत अब ये 1940 नहीं तोड़े तो 1940 के आसपास अगर आप चाहें तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या एक स्टॉप लॉस लगा के चलें मेरे हिसाब से माइंड में, और वहां पे चाहिए तो दोबारा राय ले लें या थोड़ी पोजीशन हल्की कर लें और उछालों में थोड़ा निकलने की कोशिश करें। ये साल थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा बाजारों के लिए भी, तो थोड़ा उछालों में निकलने की कोशिश करें। और अगर हमारे शोज को शुरू से सुन रहे हैं तो जनवरी फरवरी से यही बोल रहे हैं कि ड्राई पाउडर बनाइए, थोड़ा हल्के रहिए, क्योंकि क्या है, इस जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि ये साइकिल ऐसा है निफ्टी का और सेंसेक्स का कि जब भी 2-4 साल में रिपीट होता है 25 से 30% निफ्टी सेंसेक्स गिरते हैं, और ये बड़ा रेगुलर रिपीटिंग साइकिल है। 11 बार 13 बार हो चुका है लास्ट 40 सालों में, मतलब ऑल्टरनेट हर सालों 2-2.5 सालों में हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ड्राई पाउडर बनाएं, उछालों में थोड़ा मुनाफा बांधते रहें। जी संजय जी, तो आई थिंक सब कुछ क्लियर है सर। लास्ट इसमें ये है, इसको एवरेज करें या ना करें? हाँ जी, तो एवरेज करना चाहिए सरविंद साहब इसको? नहीं, देखिए एवरेज करने के लिए तो आप 1 से 3 महीने रुकिए। जैसे मैं पिछले शोज पे भी बोल रहा था कि भाई बाजार में कोई हैंडल तो पकड़ में आए कि कहीं बाजार रुकेगा, और मैंने बाजार का साल के स्टार्ट में टारगेट दिया था निफ्टी का 20,000-22,100 और एक स्टॉप लॉस दिया था। तो 3 महीने हो गए, वो 22,550 का स्टॉप लॉस नहीं काट पाया है और नीचे ही है फिलहाल। तो मॉरल द स्टोरी इज कि अभी भी कहीं बेस नहीं बना है, या तो बेस बन जाए या हम व्यू चेंज कर लें, तभी हम आपको फिर एवरेज करने की राय दे पाएंगे। जी तो संजय जी देखिए, धीरज धरिए, 1940 का तो स्टॉप लॉस लगाइए और 2300 का इंतजार कीजिए। तो अभी एवरेजिंग का भी छोड़िए, और जैसा आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो साल है रिपीटेड साइकिल ऑफ सेंसेक्स निफ्टी, जहाँ थोड़ी चीज़ें डोलड्रम में रहेंगी, तो थोड़ा कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। अच्छी बात है कि आप लोग हमें सुनते हैं, और हमारे जो मेहमान आते हैं वो भी जैसा सरविंद कह रहे हैं दिल से आपको बताते हैं ताकि सबका फ़ायदा हो। तो थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। फिलहाल ये जो आपके टारगेट और स्टॉप लॉस है इस पर टिके रहिए, फिर आगे इसमें कुछ मूवमेंट होता है जैसे सरविंद कह रहे हैं, सही बात है, तब दोबारा बात करेंगे ना, एक एक कदम फूंक कर रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे अगले कॉलर है राजेश साहब, वडोदरा से हमें कॉल कर रहे हैं। फोर्स मोटर पर उनका सवाल है। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका, क्वांटिटी और प्राइस बताइए प्लीज। हेलो सर।
हाँ जी, मेरा हाँ जी, बोलिए। जो बाइंग है 800 का है, फर्स्ट मॉडल का। हाँ जी, 20 शेयर। और क्या ये और मैं एक बार दूसरा एक देख लूँ? है। हाँ, तो आपको कुछ 6000 से ऊपर का फायदा है इसमें सर, है ना? आपकी खरीदारी 800 पे है, करेक्ट? 800 पे, हाँ। जी, तो सरवेन जी देखिए, एक ऐसा सवाल आ गया जहां पर इनको 6000 से ज़्यादा का प्रॉफिट है। हालांकि शेयर की क्वांटिटी 20 है, लेकिन भाव बहुत ऊपर है। तो 800 में खरीदा, आज 6000 के ऊपर है, क्या करना चाहिए? देखिए, मेरी राय तो इनको रहेगी कि भाई 1/3 क्वांटिटी या 1/4 भी बेच लेंगे तो इनकी कैपिटल निकल जाएगी। थोड़ा, या चाहे तो आधा बुक कर लें, आधा हमेशा के लिए फ्री रहेगा और थोड़ा पैसा भी घर लेके जा पाएंगे। पैसा तो पैसा होता है, चाहे जितना भी हो। उन्होंने अपने अपनी क्षमता के हिसाब से लगाया रहेगा और अपनी क्षमता के हिसाब से उन्होंने कमाया भी अच्छा है। तो आई थिंक मुनाफा मानना चाहिए। पर आप यहाँ पे जैसे अभी कह मुनाफा रहे थे मानना कि चाहिए। आगे थोड़ा सा टाइट रहने वाला है वो साइकिल जिसकी आप बात कर रहे थे, तो 130 या पूरा निकाल लें तो बेहतर होगा? नहीं, देखिए, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब आपने अच्छे पैसे कमा लिए हैं और आपको नहीं मालूम कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर आपका बन जाएगा, कितनी बार वो मल्टीबैगर हो जाएगा। जब नारायण मूर्ति साहब का एक इंटरव्यू पढ़ता हूँ, बोले जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी तो हमने छोटे से सोचा था, फिर वो बड़ी होती चली गई। तो कई बार प्रमोटर को भी नहीं मालूम रहता है कि उसका स्टॉक 20 बैगर, 30 बैगर, 50 बैगर, 100 बैगर भी हो जाएगा, क्योंकि वो एक साइकिल इवॉल्व होता है 30-40 साल में। जी। तो अगर आप फ्री के शेयर छोड़ते रहेंगे और अच्छी कंपनियों के फ्री के शेयर छोड़ते रहेंगे, तो शायद आपके हाथ में एक 50-100 बैगर आ जाए और आपके बहुत अच्छे पैसे बन जाए। तो मेरे हिसाब से आधा बेचें या 1/3 भी बेचें तो भी इनका पूरा का पूरा रिमेनिंग क्वांटिटी फ्री हो जाती है। फिर ये निश्चिंत होके किसी भी साइकिल की चिंता नहीं करते हुए आराम से होल्ड कर सकते हैं। जी, बस मैं यही चाहता था कि ये सलाह भी आप दे डालें ताकि दर्शकों को और क्लियरिटी आ जाए कि भाई ऐसे में क्या करना चाहिए। तो बहुत अच्छी सलाह। और मैं सिर्फ राजेश जी को नहीं, तमाम ऐसे लोग जो इस साइकिल में अलग अलग हिसाब से अलग अलग शेयर्स के साथ बैठे हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए वो सरवेन जी ने आपको बताई। राइट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अरुण सिंह साहब है गुरुग्राम से हमारे साथ। अरुण जी, बहुत स्वागत है, क्या सवाल होगा? नमस्कार सर। सर, मेरे पास 2 शेयर हैं जिसके बारे में मुझे जानना है। एक तो है IRFC, जो कि मैंने खरीद रखा है 1900 क्वांटिटी, 153.70 के रेट से। ठीक है। और दूसरा शेयर है मेरे पास NRL का, जिसमें मैंने 46,000 क्वांटिटी ले रखी है, 119 रुपए के रेट से। और इन दोनों में मुझे क्या करना है सर, क्योंकि 1 साल की होल्डिंग है NRL की मेरी और IRFC की होल्डिंग है 1 महीने की। NRL ही बोला ना सर आपने? NRL? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नूपुर रिसाइकलर। अच्छा, उस पे आते हैं पहले IRFC, क्योंकि स्क्रीन पर आ गया है, इस पे देख लेते हैं, सरवेन जी से राय लेते हैं। 1900 शेयर है, 153 के भाव पे 18 रुपए 50 पैसे का लॉस है। सर क्या करें इसमें, ये IRFC में? देखिए, IRFC में तो यही बोलूंगा कि हुजूर बहुत देर की आपने आते आते। स्टॉक को हमने 40, 50, 60, 70, 80 तक अच्छे लेवल्स के लिए रिकमेंड किया था, बट अब तो हमारे हिसाब से भी जितना हमको चाहिए था उससे ज्यादा ये चला गया था ऊपर। तो आई थिंक इसने सबको सरप्राइज किया है। अब ये डार्लिंग स्टॉक हो गया, थोड़ा सा कंसेंसस स्टॉक हो गया, बहुत सारे लोग इसमें आ गए हैं। तो ऐसे में क्या होता है, थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस, थोड़ा पेन टाइम वाइज इनको मिल सकता है। स्टॉक अच्छा है मे बी, बट इनको अब टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे एटलीस्ट 3-6 महीने तो उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है 3-6 महीने यहाँ पे एक रेंज रहेगी जो इसको तकरीबन 115-120 नीचे में और ऊपर में 160-165 के अंदर बांध के रखेगी। तो इनके भाव से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा और करंट स्तरों से मे बी एक 10-12% और कहीं नीचे में बाकी हो सकता है। तो इस रेंज को अगर ये पेशेंटली वेट आउट कर सकते हैं और इनको तकलीफ नहीं है, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। नेक्स्ट ब्रेकआउट में शायद इनके भाव और उससे अच्छे भी टारगेट्स इनको मिलेंगे, बट होराइजन 12 महीने प्लस का इनको लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा IRFC के केस में। और जहां तक रहा इनका दूसरा स्टॉक, यहाँ डेटा बहुत कम है, तो मैं यहाँ शायद इनको उतनी राय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हार्डली इसमें कुछ डेटा है। मंथली कैंडल्स में अगर मैं देखूं तो 11, 12, 15 बनी है और कुछ बहुत ज्यादा कोई पैटर्न्स या सेटअप्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं एक सवाल मेरे पास है अरुण जी, कि ये 46,000 की क्वांटिटी आपने मतलब कहीं सुना, किसी ने आपको बोला, किस हिसाब से खरीदी? नहीं, मैंने एक्चुअली मैं एनालाइज कर रहा था कि अभी एक ग्रीन एनर्जी में कंपनी काम कर रही है। मैं थोड़ा सा स्मॉल कैप में देख रहा था कि कंपनी में ग्रोथ मुझे लगा, इसी वजह से मैंने कहा कि ठीक है। अब मैं पहले IRFC मेरे पास था 24 रुपए के भाव से, और उसको मैंने बेच दिया था बीच में प्रॉफिट करके 46 के। फिर हाँ जी, वापस फिर मैंने इस कंपनी में मैंने कहा कि लगा देते हैं। धीरे धीरे करके मैंने पैसा लगाया, मेरा प्रॉफिट भी बना और मैंने दोबारा इस कंपनी में परचेज किया है। NRL में मैंने पहले खरीदा था, तो मुझे ठीक है। अब चूंकि हमारे पास और सरवेन जी के पास भी इसके बारे में ज्यादा डेटा नहीं है, तो फिर ऐसी चीज जिसके बारे में बहुत डेटा होना और इतना कि जिस पर एक राय बनाई जा सके, तो उसके लिए जरूर हम आपसे माफी चाहेंगे। लेकिन शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, आप प्रॉफिट ही करें। छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर और ब्रेक के बाद कुछ और सवाल।
क्या बाजार में हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं कल के लिए एक सेफ और प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए। अब बाजार में अब थोड़ी अनिश्चितताएं और थोड़ा सा माहौल इस तरीके का है, तो और आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा सरवीन जी, एक सवाल जैसे ब्रेक से पहले था सज्जन का, एनआरएल की वो बात कर रहे थे जहां आपके पास भी ज़्यादा डेटा नहीं था, हमारे पास भी नहीं, और उन्होंने कहा कि उन्होंने 46,000 जैसी ह्यूज क्वांटिटी खरीदी, स्मॉल कैप का शेयर था। इन दिनों हम स्मॉल और मिड कैप की कहानी को देख ही रहे हैं, तो मैं चाहता हूं दर्शकों को थोड़ा बताएं कि जब इस तरीके से शेयर्स वो लेते हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में, वो खुद की एक उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं लालच भी आ जाता है, कोई थोड़ा एक एक्साइटमेंट भी आ जाता है, इससे कैसे बचें और सही डिसीजन कैसे लें? देखिए, सबसे पहले तो आपको हर्ड मेंटालिटी और भेड़ चाल से बचना है। अब देखिए, भेड़ चाल जब लग जाती है तो बहुत अपने आप में ही आपको फंसा लेती है। तो वही आई थिंक ये मेंटालिटी का सबसे बड़ा खेल यही है कि भाई भेड़ चाल में फंसने से बचना है। अपने आप को एक सवाल पूछना है कि क्या ये जेन्युइनली मैं इसको रिसर्च करके ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंपनी लिस्ट हुई इसका हार्डली 2-2.5 क्वार्टर का डेटा मुझे दिख रहा है कहीं, और चार्ट्स पे भी बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। तो पहली बात तो आपको मालूम है कि इसकी प्राइस हिस्ट्री नहीं है, ये एक नोन फैक्ट है। नई कंपनी है, ये भी एक नोन फैक्ट है। तो आई थिंक उस पर बड़ी बेट लेने के पहले बहुत ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है, होमवर्क की जरूरत है, और भेड़ चाल में नहीं फंसने की जरूरत है। और अगर चलिए किसी कारण से भेड़ चाल में फंस गए हैं और जिस दिन भी उस निद्रा से जागे तो और माने कि हमसे गलती हो गई है, तो तुरंत एग्जिट स्ट्रेटेजी अपनी एक बनाएं। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जब वो गलत हो जाते हैं तो उनकी एक एग्जिट स्ट्रेटेजी रहती है कि जहां से वो डिसाइड करते हैं वहां से वो वीजा बेसिस पे थोड़ा थोड़ा माल रोज बेचते रहते हैं। क्योंकि अब इतनी सारी एक साथ आप क्वांटिटी बेच के बाहर हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा मेरे से गलती हो गई, मैं नीचे बेच गया। तो अब आप अगर मान लीजिए आपके पास 50-1,000 शेयर हैं, तो 2,500 शेयर रोज अगले 20 दिन तक अगर आप बेचेंगे धीमे धीमे, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आप सही हैं कि गलत हैं, और आपका एग्जिट स्ट्रेटेजी सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बट जहां गलत गए वहां से निकलने की एक एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाना बहुत बहुत अनिवार्य है। नहीं अन्यथा क्या है, ये सारे शेयर बहुत तकलीफ दे सकते हैं। राइट, और ये सवाल भी लेने का जी पर्पस यही था कि अगर तमाम लोग जो इस तरह के बैट ले लेते हैं और फिर अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, तो उनके लिए एक रास्ता दिखे कि भाई क्या करना है। क्योंकि बाजार अब किस दिशा में जाएगा, कैसा ट्रेड करेगा, ऊपर ऊपर चढ़ता है तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा हिलता है तो तकलीफें बढ़ती हैं, नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये सलाह सरवीन जी की नोट करके रखिए। सर बहुत शुक्रिया, आज के लिए तो समय समाप्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आपके कोई डिस्क्लोजर्स? जी बिल्कुल, देखिए हम यहाँ आते हैं कम से कम समय में बेहतर से बेहतर राय देने की कोशिश करते हैं, बट कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से जरूर बात करें। ठीक है जी, ये चीज़ भी ध्यान रखी जाए। और बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और आपसे मिलेंगे इजाजत, लेकिन इस शुभकामना के साथ कि कल ध्यान से, सावधानी पूर्वक और फायदे का ही ट्रेड कीजिएगा। आज की जरूरी बातें सब आपको बता दी, और अपने सवाल हमें जरूर भेजते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।